हेलो एवरीवन। आवाज़ आ रही है सभी को? आवाज़ आ रही है सभी को एवरीवन? ठीक है अविनाश। नाम तो चेंज हो गया है, ये कहाँ पे है? आप कह रहे हो अभी भी है, अभी कहाँ पे है? नाम तो चेंज हो गया है ऐप का। आप कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो? मतलब हो सकता है लोगो अभी चेंज ना हुआ हो, बाकी नाम तो चेंज हो गया है। एक बार आप लोग टाइप करके देखो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर में। हाँ, वो मैंने रिक्वेस्ट डाली है। वो लोगो भी चेंज हो जाएगा, उसे टाइम लगेगा 3-4 दिन। हाँ, बाकी नाम तो आई थिंक चेंज हो गया ना, नाम तो मैंने चेंज कर दिया है। एज पर द न्यू गाइडलाइन ऑफ द गूगल हम ऐसे यूपीएससी, एसएससी ऐसे नाम यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा देखो अब मैं भी तो इतना तो कोई एक्सपर्ट नहीं है, नहीं हूँ तो अब थोड़ा सा तो देखो टाइम लग सकता है इसमें। हाँ, वेब पेज का एड्रेस अभी मैंने सिर्फ ऐप का नाम ही चेंज किया है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी में ऐसी कोई गाइडलाइन आई नहीं है। ठीक है, अगर आएगी तो फिर चेंज करेंगे, अभी तो चेंज नहीं किया क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें चेंज कर देंगे तो वो ठीक नहीं है। अभी सब लोग ज्वाइन कर लो। और कौन कौन है? अब पहले 14 स्टूडेंट से अभी 11 ही मुझे दिख रहे हैं। बीच में 16-17 लोग क्लास करते थे। क्या रीज़न है इसके पीछे? चलो, हमने लास्ट टॉपिक क्या डिस्कस किया था? एनीवन, हमने लास्ट टॉपिक क्या डिस्कस किया था, कोई बता सकता है? व्हाट वाज आवर लास्ट? लास्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया था? केमिकल हमने बेनिफिट्स ऑफ केमिकल वीड वीड नहीं, केमिकल मेथड के बेनिफिट्स कर लिए थे। ठीक है, एक टॉपिक लिखो सभी लोग, एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन, दैट इज द सेलेक्टिविटी ऑफ द हर्बिसाइड। सेलेक्टिविटी ऑफ द selectivity of the herbicide, selectivity of the herbicide। ठीक है, नोट इट डाउन एवरीवन। ठीक है, राइट डाउन। एक बार लिख लो फिर आई विल एक्सप्लेन। सेलेक्टिविटी ऑफ द हर्बिसाइड, एक हर्बिसाइड मतलब जो केमिकल आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो राइट डाउन, a selective herbicide is one that kills or retards, write down, a selective herbicide is one that kills or retards the growth of unwanted plants or weed. Selective herbicide is one that kills or retards द ग्रोथ ऑफ एन अनवांटेड प्लांट। जैसे ही पेपर 1 खत्म होगा मैं आप लोगों को क्वेश्चन देना शुरू करूंगा, ठीक है इसमें। और एक चीज और बता देता हूँ कि जो ये जो कोर्स है इसमें आप लोग का जो आपको मतलब आंसर राइटिंग के लिए अलग से कुछ भी आई विल नॉट डू। मतलब आपको क्वेश्चंस मैं यहीं पे दूंगा, पेपर 1 खत्म हो जाने के बाद आपको क्वेश्चंस आई विल गिव यू।
एंड आपके पास ऑप्शन होता है कि आप आंसर सेंड कर सकते हो। जैसे अभी क्या है कि जैसे आज मैं क्वेश्चन वो जो आकलन सीरीज है उसका क्वेश्चन आज डाल दूंगा। पहले मैंने मंडे का सोचा था, कुछ चीजें लॉजिस्टिक का था, थोड़ा मैनेज करना था मतलब। तो आज क्वेश्चंस मैं डालूंगा। क्वेश्चन डालने के बाद क्या होता है कि आप लैपटॉप से उसमें आंसर को अपलोड करना। लैपटॉप से भी कर सकते हो, फोन से भी कर सकते हो, फोन से इमेज के माध्यम से कर सकते हो, लैपटॉप में आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो। ठीक है। आपका उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन है, वहीं पे आंसर सबमिट करने का ऑप्शन आते आएगा, वहीं पे चेक हो जाएगा, वहीं पे आपको नंबर मिल जाएंगे, पूरा चेक हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द आंसर राइटिंग। तो आपका ऑप्शनल का इसी में इंक्लूडेड है, जीएस का उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ऑप्शनल को आपको अलग से कुछ नहीं करना, मैं इसी कोर्स में ही आप लोग का इंक्लूड करूंगा। ओके, ठीक है। चलो, राइट डाउन। अ सेलेक्टिव हर्बिसाइड इज वन दैट किल्स और रिटार्ड A selective herbicide is one that kills or retard the growth of an unwanted. A selective herbicide is one that kills or retards the growth of an unwanted plant or weed. Kills or retard the growth of an unwanted plant or weed while causing little or no injury to desirable species. While causing little or no injury while causing little or no injury no injury to desirable species। ठीक है। अब जहां मैं पहले काम करता था, आई नेवर टेक द नेम, बट उसमें क्या, मेरा एग्रीकल्चर ऑप्शनल पहले मैंने ले रखा है, तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर दे आर सर्कुलेटिंग। अब उसमें कई बच्चों ने क्या है कि वो लगभग 30-40 हजार रुपए दे के उसको ज्वाइन कर लिया। अब वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आपके नाम पे हमने ले लिया और अब हम क्या करें बताओ। और उसमें तो देखो, उस समय जो तो मैंने पढ़ाया था वो और अभी के कंटेंट में बहुत अंतर है। आप मानो कि आपका जो कंटेंट है वो लगभग आप मान सकते हो ऑलमोस्ट काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस बैचेस जो मैंने करा रखे हैं। अपडेट होता रहता है, ठीक है, कभी कुछ अच्छा रहता है तो उसमें ऐड कर देते हैं। तो अब उसमें मुझे एक दो स्टूडेंट्स ने जो है पूरा मैसेज भेजा, बिकॉज दे हैव पेड 30-40 थाउजेंड जो कि आप फीस है वो पे किया उन्होंने, एंड दे आर रियली वरीड अबाउट इट। अब आई हैव रिक्वेस्टेड देम कि देखो आई कांट डू एनीथिंग इसमें, मतलब मेरा तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। अब हम लोग भी लीगली बाउंड हैं, अब तो हम लोग ने जो पढ़ाया है वो कैन बी डन, जो भी है वो किया जा सकता है। आई कांट कंट्रोल दैट थिंग, मेरे हाथ में तो नहीं है ना, हम लोग लड़ सकते हैं। तो मैंने कहा है कि अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत होगी तो जस्ट लेट मी नो, आप बताओ तो मैं आपको प्रयास करूंगा अगर आपकी कोई हेल्प हो सके मेरी तरफ से। क्योंकि अगर कोई जेन्युइन स्टूडेंट्स लग रहे थे, क्योंकि इफ़ दे हैव पेड सो मच अमाउंट तो एक कंसर्न वाली बात भी है। और उसके बाद वो कंटेंट कोई और टीचर वहाँ पढ़ा रहे हैं तो कैसा होगा वो भी है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, मतलब अब यहाँ पे क्या है कि अब जैसे इफ आई वियर ब्लैक टी शर्ट और ये सब, तब उसमें लोगो तो यूज नहीं है, तो लोग को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ब्लैक टी शर्ट का मतलब वही होता है। अब मुझे फोटो इतनी अच्छी एडिट नहीं आती थी, तो मैंने वही फोटो यूज कर ली, लोगो हटा दिया, लोगो में मैंने एक धब्बा लगा दिया बस एक यही काम किया। तो इसमें अब देखो अब क्या है, मतलब मेरा तो यही मानना है कि थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए चीजों में, अवेयरनेस। आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 30-40 हजार रुपए खर्च कर रहे हो, बड़ा अमाउंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, बड़ा अमाउंट होता है। अब इतना अमाउंट खर्चा करने के बाद अगर हम थोड़ा देखें ना, चेक ना करें कैसा क्या है, थोड़ा इंक्वायरी ना करें तो सही बात नहीं है ना। तो ये है, आपका क्वेश्चन पूछने, कहीं भी आप पैसा पे करते हो तो आपका क्वेश्चन पूछने का पूरा एक जिम्मेदारी होती है, पूछना भी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं ब्लाइंडली कोई चीज कर लेना चाहिए। अब मैंने आपको बोला कि मैं आपको एग्रीकल्चर ऑप्शनल कराऊंगा, अब मैं कुछ दिन कराऊं उसके बाद किसी और से पढ़वा दूं तो वो तो ठीक नहीं है। तो ये सब चीजें होती हैं, करनी पड़ती है। और मैंने ऐसा बताया भी 3-4 स्टूडेंट्स हैं, उनका इंस्टॉलमेंट वाला इशू था, आई डोंट नो उनका क्या रीजन है ना, आइदर दे आर एक्सेसिंग थ्रू अदर अकाउंट्स और जो भी रीजन है। बट मैंने भी अभी इग्नोर कर दिया है कुछ समय के लिए, उनका पढ़ाई कर लेते हैं, जिनको पढ़ना है वो पढ़े, नहीं पढ़ना ना पढ़े। बार बार मेरे पास रिपोर्ट आ रही है कि सर इस अकाउंट से ये एक्सेस हो रहा है, उस अकाउंट में, मैंने कहा आप जिनको जो करना करो,
आपका सिस्टम जैसा ब्लॉक करे करे, फिर अभी अभी आप, क्योंकि आई हैव टू फोकस ऑन आकलन सीरीज, फिर मुझे टेस्ट भी अपलोड करने हैं। वो प्रीलिम्स के टेस्ट भी मैंने 50 टेस्ट जो पूरे के पूरे 2 साल के करंट अफेयर्स आपको रिवाइज कराने हैं, है ना। 50 टेस्ट मैं लगभग डालूंगा, उसको आप लोग अटेंड करना। उसका प्राइस भी मैंने बहुत कम रख दिया है। और उसकी ई बुक निकालूंगा, मतलब एक बुक निकालूंगा 2 महीने पहले, 2 ढाई महीने पहले निकालूंगा, जिसमें 2 साल के पूरे क्वेश्चन आप उसको आपको दे दूंगा। बढ़िया जम के प्रीलिम्स में उसको रिवाइज करना, ठीक है। तो ये अभी है, क्योंकि एकदम से एग्जाम के 1-2 महीने पहले अगर मैं कुछ करूंगा तो मतलब इतना सारा कंटेंट आप लोग रिवाइज नहीं कर पाओगे, ये सब है, ठीक है। तो नहीं, लोड लेना पड़ता है, बच्चों का कंसर्न रहता है वो, क्योंकि टेंशन में आ जाता है ना, कभी कुछ एक्सेस चला गया तो उनको लगता है कि पूरा मेरी दुनिया चली गई है, अब क्या होगा मेरा, मतलब टेंशन होता है, देखो ऐसा नहीं है। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे पहली चीज जो पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लो ये है, ठीक है, मान लो ये खेत है, ये खेत है। अब इस खेत में ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, ये तीसरा प्लांट है, ठीक है। अब इस खेत में ये 3 प्लांट्स आपके हो गए। इसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे ये जो है, ये आपकी, ये क्या है, ये तो प्लांट हो गया, और ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, वीड्स है, ठीक है, वीड्स है। ये क्या है, बेसिकली क्या है, दीज आर वीड्स, ये क्या है, दीज आर वीड्स, ठीक है, दे आर बेसिकली वीड्स। तो यहां पे आप देखो, ये क्या है, दीज आर वीड्स। अब जैसे मान लो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स। अब ये जो हर्बिसाइड्स हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट दीज हर्बिसाइड्स, तो हर्बिसाइड्स का मतलब आपने केमिकल जो है इस तरीके से डाला, ठीक है, ये केमिकल डाला। अब केमिकल जो है, केमिकल को तो मतलब ऐसा पता नहीं है कि ये तो नॉर्मल प्लांट है, मान लो कोई भी खेत में प्लांट है, तो ये प्लांट सिर्फ, ये केमिकल सिर्फ इसी को मारेगा, ठीक है, मतलब इट विल किल ओनली द वीड, नॉट द प्लांट। ये जो अप्रोच है, ये जो मतलब ये जो अप्रोच है, इसे ही कहते हैं सेलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड, ठीक है। इसी को क्या बोलता है, सेलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड्स। इट इज कॉल्ड एज सेलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड्स। समझ में आया सभी को? नहीं, आकाश वो क्वेश्चंस की ई बुक होगी, क्वेश्चन 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 की ई बुक होगी। क्वेश्चन मतलब लगभग आपके 1,500-2,000 के क्वेश्चंस होंगे, 1,500-2,000 क्वेश्चंस होंगे उसमें। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात है, जो कंटेम्पररी इश्यूज से रिलेटेड, वो करना पड़ेगा आपको, मतलब उससे आप भाग नहीं सकते हो। क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर, सॉरी एमसीक्यूज, ऐसे वो कंटेंट नहीं, वो जो आप बना रहे हो तो ठीक है। रिवीजन टाइप कुछ अगर होगा तो आप लोग के लिए निकाल दूंगा, बट अभी नहीं सोचा है। हाँ, बट क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस बुकलेट निकालूंगा मैं, जिससे आप लोग जम के प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर पॉसिबल हो पाया, अभी तो मैंने प्लान नहीं किया, लेकिन अगर पॉसिबल हो गया तो मंथली भी हो सकता है, मंथली ही मैं आपको क्वेश्चन बुकलेट दे दूं, तो उससे क्या होगा कि आप लोग अभी से मैनेज कर लो अपना, जब भी समय हो तो उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी आप स्टैटिक तो बढ़िया कर ही लेते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहाँ पे आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन यहाँ पे किया है कि इसे हम सेलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड बोलते हैं। फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे लिखो 2,4-D, ये एक वीड है, 2,4 लिख लो इसको, 2,4-D, 2,4-D इस तरीके से लिखते हैं, राइट डाउन 2,4-D। 2,4-D used in turf will kill, 2,4-D used in turf will kill, 2,4-D used in turf will kill many of the broadleaf weeds. 2,4-D used in turf will kill many of the broadleaf weeds that infest turf, that infest turf, that infest turf, while not significantly injuring the turf grass, while not significantly injury the turf grass.
while not significantly injuring the turf grass. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट लिखो, selectivity is a dynamic process that involves selectivity is a dynamic process that involves the interaction of the plant, the herbicide, and the environment. Selectivity is a dynamic process. Selectivity is a dynamic process that involves the interaction of the plant, the herbicide, and the environment. Selectivity is a dynamic process that involves the interaction of the plant, the herbicide, and the environment. ठीक है, पहली हेडिंग लिखो द प्लांट, राइट डाउन द प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हेडिंग डालो द प्लांट, मतलब अभी हम ये देख रहे हैं कि हर्बिसाइड की जो सेलेक्टिविटी है उसके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, मतलब अभी सेलेक्टिविटी का मतलब तो सभी ने समझ लिया होगा। तो पहली हेडिंग आप डालोगे प्लांट, प्लांट के नेचर से हर्बिसाइड की सेलेक्टिविटी कैसे डिटरमाइन होती है। ठीक है, प्लांट का जो नेचर है उससे हर्बिसाइड की सेलेक्टिविटी कैसे डिटरमाइन होती है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम लोग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखो फैक्टर्स दैट इन्वॉल्व प्लांट रिस्पॉन्स इंक्लूड, राइट डाउन फैक्टर्स दैट, देखो इनमें केमिकल्स में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, 2,4-D सेम होता है। फैक्टर्स दैट इन्वॉल्व प्लांट रिस्पॉन्स इंक्लूड, थोड़ा तेज लिखो है ना, फैक्टर्स दैट इन्वॉल्व प्लांट रिस्पॉन्स इंक्लूड genetic inheritance, comma age. Factors that involve plant response include genetic inheritance, comma age, comma rate, growth rate, genetic inheritance, age, growth rate, morphology, physiology, physiology. Factors that involve plant response include genetic inheritance, comma age, comma growth rate, comma morphology, physiology, फिर लिखो द जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्लांट। जेनेटिक मतलब जेनेटिक लेवल पे प्लांट बना है, जैसा हमारे शरीर में भी बहुत सारी जीन्स बनी है। अब मान लो हमारे हेयर कैसे है, नोज कैसी, आईज कैसे, स्किन कैसी है, बॉडी कैसी है, हर चीज किस पे डिपेंड करती है, जीन पे निर्भर करती है। इट डिपेंड्स ऑन जीन। तो आप ये समझो कि प्लांट्स में भी इसी तरीके से अगर आप देखोगे ना, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में भी क्या है, प्लांट्स में भी आपके यू विल हैव द, मतलब डिफरेंट जीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि उसके जेनेटिक मेकअप को डिफाइन करते हैं। सो जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्लांट डिटरमाइंस हाउ दैट प्लांट रेस्पॉन्ड्स टू हर्बिसाइड एंड इट्स एनवायरमेंट। राइट डाउन द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ प्लांट डिटरमाइंस। अच्छा, वॉइस और वीडियो में मतलब गैप तो नहीं है? The genetic makeup of a plant determines how that plant responds to herbicides and its environment. The genetic makeup of the plant determines how that plant responds to the herbicide and its environment. फिर लिखो the age of the plant often determines, the age of the plant often determines
The age of the plant often determines how well an herbicide works. The age of the plant often determines how well an herbicide works. How well an herbicide works. Older plants are generally much more difficult to control than seedlings. Older plants are generally much more difficult to control than seedlings. Older plants are generally much more difficult to control than seedlings. ठीक है, मतलब जो जैसे मान लो सिंपल सी बात है, नेचर पे भी प्लांट के डिपेंड करता है। अभी पैदा हो ही रहा है, मतलब निकल ही रहा है, तो उसको तो आप कंट्रोल कर सकते हो। बट एक मजबूत बड़ा पेड़ खड़ा हुआ है, मतलब पौधा, उस पर इतना असर हर्बिसाइड का फिर इतना आसानी से नहीं होगा इन कंपैरिजन टू द सीडलिंग। मतलब अभी जस्ट उगा ही है वो। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्री एमरजेंस हर्बिसाइड्स ऑफन वर्क। प्री एमरजेंस हर्बिसाइड्स ऑफन वर्क only on plants. Pre-emergence herbicides often work only on plants. Pre-emergence herbicides often work only on plants during the germination process. During the germination process. During the germination process, and will have little effect on older plants. 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 Next लिखो, plants which are growing rapidly are usually more susceptible to herbicide. Plants which are growing rapidly are usually more susceptible to herbicides. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, annual weeds, annual weeds, annual weeds, annual weeds in deep rooted crop can be controlled. Annual weeds, annual weeds, annual weeds in deep rooted crop can be controlled because annual weeds in deep rooted crops can be controlled because the herbicide is concentrated. Because the herbicide is concentrated. Because the herbicide is concentrated in the first inch of the soil, in the first inch of the soil where the weeds and weed seeds are. In the first inch of the soil where the weeds and weed seeds are. In the first inch of the soil where the weeds and weed seeds are. Full stop. द फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब हो गया प्लांट का पूरा अंदर का जो पार्ट है। द फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट कैन डिटरमाइन, द फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट कैन डिटरमाइन हाउ मच ऑफ द herbicide will be absorbed. The physiology of a plant can determine how much of an herbicide will be absorbed onto the plant, and the speed with which
will be absorbed onto the plant, and the speed with which it is transported to its site of action, and the speed with which it is transported to its site of action. The physiology of a plant can determine how much of an herbicide will be absorbed onto the plant. The physiology of the plant can determine how much of the herbicide will be absorbed onto the plant, and the speed with which it is transported to its site of action, and the speed with which it is transported to its site of action. ठीक है, एक पॉइंट और भी हम इसके बाद लिखेंगे कि जो भी प्लांट, जैसे मान लो है ना, मतलब अंदर जो सर्टेन रिएक्शंस होते हैं प्लांट के, कई बार वो भी जो, देखो दो तरीके के प्लांट्स होते हैं जो कि हर्बिसाइड्स के प्रति रेजिस्टेंट है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कुछ होते हैं ससेप्टेबल, मतलब दे आर प्रोन, दे आर मोर अफेक्टेड बाय द हर्बिसाइड, यूज ऑफ द हर्बिसाइड की वजह से है। तो आप ये लिख सकते हो, राइट डाउन, बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑल्सो अकाउंट फॉर selectivity. Biochemical reaction also accounts for selectivity. Biochemical reaction also account for selectivity. Most herbicides have a biochemical reaction. Most herbicides have a biochemical reaction within susceptible plants. Most herbicides have a biochemical reaction within susceptible plant. Most herbicides have a biochemical reaction within susceptible plants which account for their herbicidal activity. क्या मतलब हुआ इसका? दो तरीके के प्लांट्स हैं आपके पास, ठीक है, जैसे यू हैव टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एक एक आपका दो तरीके के प्लांट्स हैं, ठीक है, एक है जो कि रेजिस्टेंट है ना, जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरा ससेप्टेबल है, मतलब दे आर प्रोन, हर्बिसाइड इन पे अफेक्ट होगा। तो कई बार क्या होता है कि इनके अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, जो भी आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, दैट बायोकेमिकल रिएक्शन, जो भी आपके बायोकेमिकल रिएक्शन होंगे, दैट बायोकेमिकल रिएक्शन विल फैसिलिटेट द एक्टिविटी ऑफ द हर्बिसाइड। एक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड जो है उसको वो फैसिलिटेट करेंगे, इन द सेंस कि जो एक्टिविटी है हर्बिसाइड्स की जो एक्टिविटी है दैट विल बी देयर, ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ द हर्बिसाइड्स की अगर हम बात करें दैट विल बी देयर। तो क्लियर है सभी को? दैट विल बी देयर, मतलब कुछ इस तरीके के बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे जो कि जो भी एक्टिविटी है हर्बिसाइड्स की उसको फैसिलिटेट करेंगे और हर्बिसाइड उस प्लांट को खत्म कर देगा, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन किस प्रकार के अंदर, प्लांट के अंदर भी बहुत सारे आपके रिएक्शंस होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 2 के अंदर। तो यहां पे लिखो प्लांट विच अकाउंट फॉर देयर हर्बिसाइडल एक्टिविटी, दे में बाइंड टू क्रिटिकल एंजाइम, इस बार एक हर्बिसाइड के प्रश्न था, कोई याद है किसी को क्वेश्चन? टाइम मिले तो एक बार मुझे शेयर करना है यहाँ पे। दे में बाइंड टू क्रिटिकल एंजाइम विद इन ससेप्टेबल प्लांट। दे में मतलब यहाँ पे हर्बिसाइड की बात हो रही है, हर्बिसाइड का केमिकल रिएक्ट करके मान लो फोटोसिंथेसिस और इस टाइप के प्रोसेस को पूरा ब्लॉक कर देगा, फिर क्या होगा, ब्लॉक कर दिया तो फिर प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। सो दे में बाइंड टू द क्रिटिकल एंजाइम, they may bind to critical enzymes, within susceptible plants, and block important metabolic process
and block important metabolic processes. They may bind to critical enzyme within susceptible plant and block important metabolic processes. Block metabolic processes. They may block photosynthesis or respiration. They may ब्लॉक फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। ठीक है, तो प्लांट्स के केस में 2 3 4 पॉइंट्स आपको देखना है। इसके बाद जब हम पेपर 2 करेंगे तो प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में काफी कुछ आपको पता चलेगा। वो नॉलेज यूज करके भी आप सेलेक्टिविटी ऑफ द हर्बिसाइड्स को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है आपका द हर्बिसाइड। तो यहाँ पे हमने पहले देखा कि जो सेलेक्टिविटी हर्बिसाइड की वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। प्लांट्स पे हमने देखा, दूसरा हर्बिसाइड्स पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, हर्बिसाइड जो है मतलब जो केमिकल वीड को मारने के लिए यूज हो रहा है उस पर भी इट डिपेंड्स। ठीक है, और तीसरा वो है एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, 3 फैक्टर्स है। तो अभी हर्बिसाइड्स पे देखते हैं, एंड तीसरा है वो है एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है। तो एक तरफ आपका हर्बिसाइड पे डिपेंड करती है, दूसरा आपका एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, द हर्बिसाइड पे लिखो। हर्बिसाइड का देखो सिंपल सा मतलब है, केमिकल है, ये है क्या, ये केमिकल है। अब केमिकल के नेचर पे डिपेंड करेगा, उसका केमिकल का नेचर किस तरीके से है। केमिकल के नेचर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल नेचर, मतलब उसका जो भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे हर जो केमिस्ट्री अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी है कि कोई भी केमिकल है उस कुछ ना कुछ उसमें जो उनके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि किस चीज के लिए बनाया गया है। तो उसी उसी नेचर के बेसिस में उसकी जो हर्बिसाइडल एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है। राइट डाउन, herbicides are quite specific in their structure. Herbicides are quite specific in their structures. Herbicides are quite specific in their structure as to whether or not herbicidal activity is possible. Herbicides are quite specific in their structures. Herbicides are quite specific in their structures as to whether or not herbicidal activity is possible. Herbicides are quite specific in their structure as to whether or not herbicidal activity is possible। मतलब ये मतलब उसके नेचर पे निर्भर करता है, उसके स्ट्रक्चर पे निर्भर करता है, केमिकल कॉम्पोजिशन पे निर्भर करता है। ठीक है, तो आप ये है, मैं आपको बताऊं कि शायद 6 7 5 6 महीने की बात है, 5 6 महीने पहले की बात है। तो आप लिस्ट्रीन तो जानते होंगे। ठीक है, लिस्ट्रीन होता है ना, वो मुंह के लिए होता है कई बार, है ना। आप ये मानो कि मैंने क्लास ऐसे ही क्लास ली थी। क्लास लेने के बाद 3 क्लास स्टूडियो के बगल में ही है ना, वहाँ पे जो वॉश बेसिन है उसमें वहाँ लिस्ट्रीन भी रखा है और डिटॉल भी छोटा सा रखा हुआ था। डिटॉल जो पानी वाला होता है वो रखा हुआ था। ठीक है, तो लाइट गई हुई थी, दिख नहीं रहा था ज़्यादा। तो आप मानो कि अब होता क्या है कि मतलब कोई भी जाता है इस टाइप से और लिस्ट उठा, मैं तो आई थॉट कि लिस्ट्रीन है, तो लिस्ट्रीन की जगह हाथ पड़ा गया डिटॉल पे, डिटॉल वाली बोतल पे। मैंने खोला और उसको पिया, और क्योंकि लिस्ट्रीन पीते नहीं है, ठीक है, और फिर आप मानो कि ऐसे उसको कुल्ला उल्ला किया और इस टाइप से फिर थूक दिया। अब आप मानो कि इतनी हालत खराब, पेट दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, इस टाइप से अजीब सा लग रहा है। फिर आई थॉट कि यार ये कैसे हो सकता है, लिस्ट्रीन कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गई। फिर आई अगेन वेंट, आई सॉ कि अच्छा क्या है। बट आप ये मानो कि अगर जो डिटॉल जैसी चीजें होती है ना, उसका
थोड़े 2-4 बूंद भी आपके शरीर के अंदर चला जाए, इट्स वेरी टॉक्सिक, बहुत टॉक्सिक होता है। बट क्योंकि लिस्ट्रीन आप पीते नहीं हो ना, तो आपने ऐसे ऐसे करके थूक दिया, ठीक है, तो अब माइंड ऐसा रहता है कि समझ में ही नहीं आया, समझ रहे हो। तो कहने का क्या मतलब है, एक लिक्विड तो दोनों ही है, मैंने अब बताओ इतना एक्सट्रीम एग्जांपल आपको दे दिया, लेकिन आप ये समझो, ठीक है, तो नहीं, लिस्ट्रीन भी कई स्ट्रॉन्ग वाले लिस्ट्रीन आते हैं, तो ज्यादा मतलब अब पता नहीं चला, अब नहीं पता चला तो अब क्या कर सकते हैं। हाँ, पता चल जाना चाहिए था बिल्कुल, थोड़ा सा अमाउंट को आप लेते हैं फिर थूकते हैं, फिर पता चलने का मतलब हो गया कि जब एकदम से रियलाइज हुआ, रियलाइज मतलब पीने के बाद जब रियलाइज हुआ तो अजीब सा तो लगा था, बट माइंड ये नहीं कह पाया कि अच्छा, कई बार आप बिलीफ ऐसा कर लेते हो कि नहीं ये तो यहाँ हो ही नहीं सकता है, फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज अपने आप ही हो गया। तो आप ये मानो कि कहने का मतलब ये है कि लिस्ट्रीन भी लिक्विड है, डिटॉल भी लिक्विड है, बट डिटॉल, ठीक है, लेकिन जो डिटॉल है वो डिटॉल का केमिकल कंपोजिशन ऐसा है कि वो टॉक्सिक है, वो जहर है एक तरीके से, और लिस्ट्रीन का केमिकल कंपोजिशन ऐसा है कि वो मतलब लोग यूज करते हैं। हर्बिसाइड में भी यही नेचर है कि उसके केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर जो है उस पर हर चीज निर्भर करती है। सो ठीक है, एक एग्जांपल इसमें लिखा है, ठीक है, एग्जांपल इसमें लिखा है, दैट इज ट्राई फ्लूरालिन, ट्राई फ्लूरालिन, ठीक है, ट्राई फ्लूरालिन। अभी एग्जांपल एंड, एक है बेनेफिन, एंड बेनेफिन, एक एग्जांपल्स ही आपको याद रखना है, एंड बेनेफिन, एंड बेनाफिन, ठीक है, ट्राई फ्लोरालिन एंड बेनाफिन, ये है ना, एंड बेनाफिन, ट्राई फ्लोरालिन एंड बेनाफिन डिफर इन ओनली अ मिथाइल ग्रुप, trifluoralin and benafin differ in only a methyl group moved from one side of the molecule to the other, differ in only a methyl group moved from one side of the molecule to the other. Trifluoralin and benafin differ in only a methyl group moved from one side of the molecule to the other. Yet trifluoralin, yet trifluoralin is about twice as active as benafin. Yet trifluoralin is about twice as active as benafin. Yet trifluoralin is about twice as active as benafin. ठीक है, तो यहां पे लिखो herbicides can be grouped into families based on the type of action. Herbicides can be grouped into families based on the type of action that they have within affected plants. Herbicides can be grouped into families based on the type of action that they have within affected plants. ठीक है, herbicides can be grouped into families based on the type of action that they have within affected plants. ठीक है, तीसरा देखते हैं, दैट इज राइट डाउन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट है, ठीक है, तो 3-3 पॉइंट्स इसमें हमें पता होना चाहिए, एग्जांपल आपको याद रखना चाहिए। तीसरा एनवायरमेंट, तो पहले हमने देखा कि पहला मैंने आपको बताया कि सेलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, आई होप सबको समझ में आया होगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि दूसरा जो मैंने आपको बताया, दैट इज बेसिकली द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेलेक्टिविटी ऑफ द हर्बिसाइड। तो पहला पॉइंट में प्लांट्स के बारे में देखा हमने, कुछ फैक्टर्स प्लांट्स के दैट डिटरमाइंस द सेलेक्टिविटी ऑफ द हर्बिसाइड, और दूसरा जो है वो हर्बिसाइड का नेचर, और तीसरा जो है वो है आपका एनवायरमेंट इटसेल्फ। एनवायरमेंट पे लिख लो कुछ पॉइंट्स।
write down there are many ways that the environment interact with herbicide selectivity. There are many ways that the environment interacts with herbicide selectivity. There are many ways that the environment interacts with herbicide selectivity. The soil determines how much of soil applied. The soil determines how much of soil applied herbicides. The soil determines how much of the soil applied herbicides are available for activity. The soil determines how much of the soil applied herbicides are available for activity. मतलब जब मिट्टी है, मिट्टी में मिट्टी के नेचर पे निर्भर करता है. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉइल कि कितना हर्बिसाइड या केमिकल प्लांट्स के लिए अवेलेबल है. सॉइल के नेचर से डिटर्मिन, जैसे कई नेचर ऐसा होगा कि वो ज्यादा केमिकल एब्जॉर्ब कर लेगा, कई ऐसा है कि केमिकल बाहर बाहर ही प्रेजेंट रहेगा. सॉइल के नेचर पे भी, तो मतलब जो पौधा है, पौधा के चारों तरफ मिट्टी है, वो उसके एनवायरमेंट बना रही है. दैट ऑल्सो डिटरमाइन द सेलेक्टिविटी ऑफ द हर्बिसाइड्स और द एक्शन ऑफ द हर्बिसाइड्स. ठीक है, क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे द सॉइल डिटरमाइंस हाउ मच ऑफ सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड्स आर अवेलेबल फॉर एक्टिविटी. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सैंड सॉइल, sandy soils with low organic content, sandy soils with low organic content are much more active. Sandy soils with low organic content are much more active and conversely less selective than clay soils. Sandy soil with low organic content are much more active and conversely less selective and conversely less selective than clay soils with high organic content, less selective than clay soils with high organic content at a given rate of herbicide application, with high organic content at a given rate of herbicide application, with high organic content at a given rate of herbicide application, with high organic content at a given rate of herbicide application. ठीक है, तो देखो सैंडी सॉइल है, सैंडी मतलब थोड़ा सा बालू टाइप होता है उसमें, है ना. और सैंडी सॉइल का नेचर बहुत कैसा होता है कि जैसे अगर आप क्या बोलता हूँ उसको, जैसे मान लो आपने केमिकल डाला सैंडी सॉइल में, केमिकल गया और वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. जब केमिकल पूरा ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि बहुत आसान सा होता है, पानी जो है वो स्प्रेड हो जाता है तुरंत सैंडी सॉइल में, तो केमिकल भी स्प्रेड हो गया. अब वो फिर उसकी सेलेक्टिविटी भी लॉस हो जाती है, वो ज्यादा एक्टिव होगा रादर देन सेलेक्टिव, तो उसके जो भी आप मानो कि प्लांट उसके होगा उसको अफेक्ट करेगा ये. ठीक है, तो एनवायरमेंट पर भी आप कह सकते हैं कि ये सारे फैक्टर्स जो है डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना. तो यहाँ नेक्स्ट लिखो, दैट इज नेक्स्ट लिखो, इरिगेशन और रेनफॉल, irrigation or rainfall, irrigation or rainfall amount and timing, irrigation or rainfall amount and timing influence the depth to which irrigation or rainfall amount, irrigation or rainfall amount and timing influence the depth to which irrigation or
rainfall amount and timing influence the depth to which herbicide may move in the soil. The depth to which herbicides may move in the soil and plant growth and stress and plant growth and stress and plant growth and stress, all of which can increase or decrease herbicide selectivity. All of which can increase or decrease herbicide selectivity. All of which can increase or decrease herbicide selectivity. ठीक है, नेक्स्ट लिखो। टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेट ऑफ हर्बिसाइड ट्रांसपोर्ट, डिक्रीज हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी। फिर लिखो, टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेट ऑफ हर्बिसाइड ट्रांसपोर्ट, द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, plant growth, etc. Temperature affects the rate of herbicide transport, comma, the rate of biochemical reactions and plant growth. Temperature affects the rate of herbicide transport, comma, the rate of biochemical reactions and plant growth नोट कर लिया सभी ने? नेक्स्ट लिखो, दैट इज मोड ऑफ एक्शन। अब देखो, इसको थोड़ा सा मैं बताता हूं। जैसे मान लो ये फील्ड है, ये खेत है ना, और ये आपका प्लांट है। ठीक है, अब मंगल, अगर आप केमिकल कोई इसमें
डालते हो, कोई भी केमिकल अगर आप डालते हो, वो इसकी लीफ को अफेक्ट कर सकता है, वो इसके रूट्स को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। छोटा है, मान लो वीड है, तो इसके बीज को अफेक्ट कर सकता है, तो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। इसमें है ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है प्लांट का, उसको अफेक्ट कर सकता है ना। जो भी केमिकल डालोगे वो सॉइल के साथ, पानी के साथ मिलकर रूट में चला जाएगा और फिर अंदर जाएगा, प्लांट के अंदर जाएगा। और ये फिर सारे जितने भी प्रोसेस अंदर होते हैं, फोटोसिंथेसिस, बहुत सारे, आप मानो कि पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स मतलब आप मानो कि इनके कुछ केमिकल टाइप हैं जो प्लांट्स के लिए यूज होते हैं, प्लांट में यूज होते हैं, पिगमेंट्स हो गए, फोटोसिंथेसिस हो गए, इसकी ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगी। अंदर जाने के बाद कोई जहर टाइप चीज अगर अंदर चली जाए तो पूरे अंदर जितना भी एक्टिविटी है सब कुछ प्लांट की अफेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी आप हर्बिसाइड डालोगे वो मिट्टी के माध्यम से अंदर जा सकती है, लीफ के माध्यम से, फिर ये जो पोर्स हैं इनके माध्यम से अंदर जा सकती है ना। तो ये है, तो किस तरीके से जो भी हर्बिसाइड है वो एक्ट करेगी, दैट डिफाइंस द मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, समझ में आया सभी को? दैट डिफाइंस द मोड ऑफ एक्शन। क्या? दैट डिफाइंस द मोड ऑफ एक्शन। वो क्या है? वो मोड ऑफ एक्शन को डिफाइन करती है। यहां तक क्लियर है सभी को? दैट डिफाइंस द मोड ऑफ एक्शन। यहां तक क्लियर है सभी को? चलो लिखो, द टर्म मोड ऑफ एक्शन refers to, the term mode of action refers to the sequence of events. The term mode of action refers to the sequence of events from absorption into plants to plant death. The term mode of action refers to the sequence of events from absorption into plants to plant death. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड इन्फ्लुएंसेस हाउ द हर्बिसाइड इज अप्लाइड। द मोड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड इन्फ्लुएंसेस हाउ द हर्बिसाइड इज अप्लाइड, मतलब कैसे मोड ऑफ एक्शन पे ही निर्भर, मतलब कैसे अप्लाई किया जाता है उसी पे मोड ऑफ एक्शन डिपेंड करता है। और देखो ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ऑलमोस्ट हर साल इसमें प्रश्न आपको मिलेगा, सेलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड और इस टाइप से। 8 क्वेश्चन में से आप सभी को पता होगा 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, और उसमें कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो नहीं होंगे। 100% के पीछे जाना भी मत, कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उसके चक्कर में आप जो कर सकते हो वो भी चला जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो है ना, इन्फ्लुएंसेस हाउ द हर्बिसाइड इज अप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, contact herbicides that disrupt cell membrane. For example, contact herbicides that disrupt cell membrane. अभी बताता हूं इसको क्या मतलब हुआ इसका। Contact herbicides that disrupt cell membranes. एग्जाम्पल जैसे पैराक्विट करके है एक, पैराक्विट। नीड टू बी अप्लाइड, ठीक है, कॉन्टैक्ट herbicides that disrupt cell membrane such as paraquat, ठीक है, पैराक्वेट, ये है ये, ठीक है, पैराक्वेट, PARAQUAT, पैराक्वेट, नीड टू बी अप्लाइड पोस्ट इमरजेंस टू लीफ टिश्यू। आपकी कल भी क्लास होगी, ठीक है, क्योंकि बीच में हमारा एक दिन गैप हो गया था, तो कल भी आपकी क्लास होगी। तो नीड टू बी अप्लाइड पोस्ट इमरजेंस टू लीफ टिश्यू in order to be effective. Need to be applied post emergence to leaf tissue in order to be effective. In order to be effective.
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मतलब इसमें क्या मतलब हुआ इसका कि जो मतलब जैसे मान लो किस तरीके से हर्बिसाइड या केमिकल को आप अप्लाई करते हो, किस तरीके से हर्बिसाइड या केमिकल को आप अप्लाई करते हो, दैट बेसिकली डिटरमाइंस द मोड ऑफ एक्शन और इफेक्टिवनेस ऑफ द हर्बिसाइड। अब जैसे एग्जांपल इसमें दे रखा पहला वाला जिसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। अब उसमें क्या कहा गया कि जब लीफ पत्तियां बड़ी हो जाएं उसके बाद ही उसको अप्लाई करना है, ऐसा ना हो पत्तियां ही ना हो और उसमें ही आप अप्लाई कर दो तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। इसी तरीके से एक है सीडलिंग ग्रोथ इनहिबिटर, नाम ही क्या है, सीडलिंग ग्रोथ इनहिबिटर। मतलब प्लांट को, सीडलिंग मतलब जो छोटे पौधे हैं, सीडलिंग ग्रोथ इनहिबिटर, सीडलिंग ग्रोथ इनहिबिटर, सीडलिंग ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, सीडलिंग ग्रोथ इनहिबिटर, राइट डाउन, सीडलिंग ग्रोथ इनहिबिटर such as trifluralin, such as trifluralin, trifluralin, FLURALIN, trifluralin, trifluralin, trifluralin। ठीक है, ट्राइफ्लोरालिन। अब देखो यही याद करना है, इन्हीं से नंबर खींचोगे। ठीक है, कंसेप्ट तो बहुत इजीली से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट यही छोटी छोटी चीजें ही आपको एडवांटेज दे देगी। ठीक है, सो ट्राइफ्लोरालिन, तो यहां पे लिखो क्या बताया मैंने, ट्राइफ्लोरालिन नीड टू बी अप्लाइड टू द सॉइल, नीड टू बी अप्लाइड टू द सॉइल टू effectively control newly germinated seedlings, need to be applied to the soil, need to be applied to the soil to effectively control newly germinated seedlings, need to be applied to the soil to effectively control newly germinated seedlings, need to be applied to the soil to effectively control newly germinated seedlings। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, क्या मतलब हुआ, अब कोई भी सीट, कोई भी मान लो ये है आपका। ठीक है, दिस इज द व्हाट वी कॉल इट एज, ये आपका वीड है। अभी बस इसका बीज थोड़ा सा निकला ही है। तो ये वाला जो सीडलिंग इनहिबिटर जो आपकी हर्बिसाइड है, उसको आपको सॉइल में अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि पत्तियों में छिड़क दिया। तो सीडलिंग इनहिबिटर को आपको क्या करना, पत्तियों में ऐसे छिड़क दें, ऐसे सॉइल में डाल देना है। और जब सॉइल में आप इस टाइप से डालोगे तो धीरे जो भी जैसे उसको कोई बीज मिलेगा और उससे ये आपके अननोन चीजें जो है ऊपर आ रही हैं, तो वो पूरे तरीके से उनका खात्मा कर देगा। तो मोड ऑफ एक्शन बेसिकली सीडलिंग हर्बिसाइड का या जो केमिकल है वो इन फैक्टर्स पे निर्भर आपका करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, टू बी अफेक्टिव हर्बिसाइड मस्ट, अच्छा लो रिवाइज करना, रिवाइज पे आलस मत करना। कितने पेज के नोट्स हो गए, आई थिंक 110 120 पेज हो गए होंगे आप लोगों के। तो रिवाइज करना, 110-20 का बहुत अल्टीमेट कंटेंट है आपके पास, इसी को पढ़ना समझना, इसी से बहुत चीजें आप अपने आप सीखते चले जाओगे, सीखते चले जाओगे, है ना। और धीरे धीरे जब मैं अभी और भी आप लोगों के लिए, जब क्योंकि 1 साल के लिए हम लोग साथ में हैं, है ना, 1 ईयर के लिए साथ में हैं, तो 1 ईयर में क्योंकि हम लोग साथ में ही हैं, तो उस स्थिति में जो है आपको बस ध्यान रखना है कि 1 साल के लिए क्योंकि हम लोग साथ में हैं, तो उस स्थिति में आप लोगों को मतलब एडवांस पार्ट और थोड़ी बहुत चीजें आती रहेंगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। हाँ, कोई बात नहीं, लिखने का तरीका है, 150 पेज का है तो देखने में भी अच्छा लगेगा। एक बार जैसे ही पेपर 1 होगा तो मैं बता दूंगा, जिनकी राइटिंग अच्छी होगी वो नोट्स मुझे सेंड करेंगे,
आई विल गो थ्रू इट, क्या क्या चीजें हैं वो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी नहीं, जब पूरा पेपर मेरी तरफ से ऑलमोस्ट डन होगा उसके बाद मैं आपको कहूंगा। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, स्कैन करके, थोड़ा सा समय लगेगा, स्कैन करके आप मुझे सेंड कर सकते हो, या अगर आपको कोई और तरीका हो, बट मुझे वो नोट्स आपको सेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। कोई भी सेंड कर सकता है जिनकी राइटिंग थोड़ी ठीक हो, अच्छी हो। चलो यहां पे लिखो, टू बी अफेक्टिव हर्बिसाइड मस्ट, पहला, टू बी अफेक्टिव हर्बिसाइड मस्ट, पहला, एडिक्वेटली कॉन्टैक्ट प्लांट्स। सिंपल सी बात, अगर मान लो हर्बिसाइड को अफेक्टिव होना है तो प्लांट को, उसको, उसके कांटेक्ट में प्लांट आना चाहिए, प्लांट जो है उसके कांटेक्ट में आना चाहिए। सो राइट डाउन, टू बी अफेक्टिव हर्बिसाइड मस्ट, पहला, एडिक्वेटली कॉन्टैक्ट प्लांट्स, दूसरा, बी एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। टू बी अफेक्टिव हर्बिसाइड मस्ट एडिक्वेटली कॉन्टैक्ट प्लांट्स, दूसरा, बी एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट, तीसरा, adequately contact plants, दूसरा, be absorbed by plants, तीसरा, move within the plants to the site of action, move within the plants to the site of action without being deactivated, move within the plants to the site of action without being deactivated, move within the plant to the site of action without being deactivated। ठीक है, तो पहली चीज तो प्लांट कांटेक्ट में आना चाहिए, फिर प्लांट के अंदर जाना चाहिए, फिर जो है जहां भी वो केमिकल एक्ट करेगा वहां तक पहुंचना चाहिए। मूव विद इन द प्लांट्स टू द साइट ऑफ एक्शन विदाउट बीइंग डीएक्टिवेटेड। एंड फोर्थ, रीच टॉक्सिक लेवल एट द साइट ऑफ एक्शन, रीच टॉक्सिक लेवल एट द साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, एंड रीच टॉक्सिक लेवल एट द साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लिखो, डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन, different mode of action of different mode of action of different mode of action of herbicides। ठीक है, herbicides के different mode of action क्या क्या है, इसमें ऐसे ऐसे बस हेडिंग हेडिंग डाल लेना। ठीक है, कि आखिर जब भी herbicide है वो कैसे कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो पहला लिखो, द ग्रोथ रेगुलेटर herbicides, द ग्रोथ रेगुलेटर herbicides, द ग्रोथ रेगुलेटर मतलब प्लांट, अगर ये हर्बिसाइड अप्लाई किया तो जो भी वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, वो ग्रो ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो इसको बोलते हैं द ग्रोथ रेगुलेटर हर्बिसाइड्स, द ग्रोथ रेगुलेटर हर्बिसाइड्स, द द ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ रेगुलेटर हर्बिसाइड्स। ठीक है, तो जैसे मान लो 2,4-D इज एन एग्जांपल, द ग्रोथ रेगुलेटर हर्बिसाइड में एग्जांपल है। उसके बाद दूसरा, द इनहिबिटर ऑफ अमीनो एसिड सिंथेसिस, the inhibitor of amino acid synthesis, the inhibitor of amino acid synthesis, अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, तो अमीनो एसिड बन ही नहीं पाएगा तो प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, द इनहिबिटर ऑफ अमीनो एसिड सिंथेसिस, इसका एग्जांपल लिख दो, हेलो सल्फ्यूरॉन, हेलो सल्फ्यूरॉन, हेलो सल्फ्यूरॉन। ठीक है, हेलो सल्फ्यूरॉन, हेलो सल्फ्यूरॉन। तीसरा लिखो, सेल मेम्ब्रेन डिस्रप्टर, अभी हम सेल स्ट्रक्चर पे पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टर।
डिसरप्टर, ठीक है। मतलब जैसे क्या होता है, जैसे मान लो सेल होता है, हर जीव सेल का बनता है, तो उसके एक ऊपरी जो सतह होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यह भी हम पेपर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। तो ये इसको डिसरप्ट कर देता है, ठीक है। तो फिर सेल मर जाएगा, सेल नहीं होगा तो प्लांट खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे प्लांट्स का भी हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखो लिपिड, इसमें जैसे एग्जांपल है लैक्टोफेन। लैक्टोफेन एग्जांपल जरूर से याद रखना, लैक्टोफेन, लैक्टोफेन, ठीक है। लैक्टोफेन राइट डाउन, लैक्टोफेन, लैक्टोफेन राइट डाउन, लैक्टोफेन। फिर लिखो लिपिड बायोसिंथेसिस इनहिबिटर, लिपिड बायोसिंथेसिस इनहिबिटर। लिपिड्स भी होते हैं, फैट लिपिड आपने सुना होगा, लिपिड बायोसिंथेसिस इनहिबिटर, लिपिड बायोसिंथेसिस इनहिबिटर, ठीक है। लिपिड बायोसिंथेसिस इनहिबिटर। अब इसमें आप देखोगे लिपिड बायोसिंथेसिस इनहिबिटर में एग्जांपल आप लिख सकते हो, दैट इज डिक्लोफॉप, 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 ठीक है। डिक्लोफॉप, डिक्लोफॉप। फिर लिखो नेक्स्ट पिगमेंट इनहिबिटर, पिगमेंट इनहिबिटर, पिगमेंट इनहिबिटर। मतलब ये तरीके हैं जिससे, जिसका यूज करके जो ये है आपका केमिकल वाला, ये बेसिकली वर्क करता है, ठीक है। मतलब प्लांट का खात्मा करता है। फिर लिखो पिगमेंट इनहिबिटर, इसमें लिखो फ्लोरिडॉन, 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 ठीक है। राइट डाउन, दैट इज फ्लोरिडॉन, राइट डाउन, दैट इज फ्लोरिडॉन, फ्लोरिडॉन, ठीक है। पिगमेंट इनहिबिटर्स में लिखो फ्लोरिडॉन। फिर लिखो ग्रोथ इनहिबिटर्स ऑफ शूट्स। मतलब आप मानो कि ऊपरी जो पत्तियां, स्टेम, ये सब उग ही ना पाए, तो ग्रोथ इनहिबिटर्स ऑफ शूट बोलते हैं इनको, ग्रोथ इनहिबिटर्स ऑफ शूट्स। मतलब ये अलग अलग तरीके हैं जिनके माध्यम से केमिकल काम करेगा। ग्रोथ इनहिबिटर्स ऑफ शूट्स, इसमें लिखो जैसे थायो कार्बामेट हर्बिसाइड, थायो, थायो, थायो कार्बामेट हर्बिसाइड्स। अब ये सब केमिकल के नाम अगर आप याद करोगे ना, इनको बहुत जगहों पे यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। और सिखाऊंगा मैं जब मैं आप लोग को तैयारी करवाऊंगा और एडवांस पार्ट में। थायो कार्बामेट हर्बिसाइड, थायोकार्बामेट हर्बिसाइड। फिर लिखो हर्बिसाइड विच डिसरप्ट सेल डिवीजन। मतलब जो जैसे सेल्स होते हैं, अभी हमारा शरीर भी सेल्स का बना है, तो यही जो सेल्स होते हैं वो आपस में, मतलब जब ये सेल डिवाइड करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं, प्लांट बड़ा होगा या इंसान है तो इंसान का शरीर बड़ा होता है, तो इसी तरीके से ये क्या सेल डिवीजन को डिसरप्ट भी करते हैं हर्बिसाइड्स। तो हर्बिसाइड्स विच डिसरप्ट सेल डिवीजन, इसमें लिखो दैट इज ओराइजैलिन, ओराइजैलिन, ओराइजैलिन। लिख लिया। सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टर लिखा दिया क्या मैंने आपको, सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टर, सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टर लिखा दिया क्या, सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टर, ठीक है। इनहिबिटर ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट डाउन, इनहिबिटर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, inhibitors of photosynthesis, write down, inhibitors of photosynthesis, inhibitors of photosynthesis, inhibitors of, inhibitors of photosynthesis। इस पे लिखो एट्राजीन,
एट्राजीन, ठीक है। इनहिबिटर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में लिखो, इनहिबिटर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इस पे लिखो एट्राजीन, राइट डाउन एट्राजीन। राइट डाउन एट्राजीन, ठीक है। थोड़ा ब्रेक लेते हैं 3-4 मिनट्स का, देन वी विल स्टार्ट।
हाँ, सो वॉइस आ रही है सभी को? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। एक टॉपिक है दैट इज हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, नोट इट डाउन एवरीवन, दैट इज हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर उसके बाद लिखते हैं। तो जनरली क्या होता है, जैसे मान लो हमने माइक्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस भी हमने, लाइक इफ यू रिमेंबर, हमने डिस्कस किया। जैसे मान लो आ, कोई भी जो है, ये वीड्स है ना, ये खूब सारी वीड्स हैं। अब वीड्स तो ऐसा तो है नहीं कि एक दो चार हैं, ये तो बीज जैसे जैसे फैलते जाएंगे वैसे वैसे स्प्रेड होती चली जाती है। तो क्या होता है कि जैसे व्हेन यू आर अप्लाइंग सेम टाइप ऑफ हर्बिसाइड्स, मतलब एक ही तरीके की हर्बिसाइड्स जो है, मतलब जो केमिकल है उसका आप डालते जा रहे हो, तो कुछ समय बाद व्हाट हैपेंस कि ये जो वीड है ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं। मतलब ऐसा अपने अंदर बदलाव करते हैं, ये चेंज करते हैं कि दे बिकम रेजिस्टेंस टू हर्बिसाइड्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप केमिकल डालोगे तो जो है इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जैसे जो भी अभी हमने मोड ऑफ एक्शन देखा, उस मोड ऑफ एक्शन, इवन अगर वो मोड ऑफ एक्शन होता भी है तो भी देर इज नो इफेक्ट ऑन दीज, मतलब जो आपके प्लांट्स हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि वी यूज द दिस एस्पेक्ट कॉल्ड एज हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। अब जैसे मान लो, जैसे सिंपल सी बात है, कोई चीज अगर, अब इंसान का ही ले लो, है ना, घर में मान लो बचपन में पापा डांट रहे हैं, अब रोज ही डांट रहे हैं, तो मान लो कभी कभी डांट रहे हैं तो डर लगता है, अब रोज ही डांट रहे हैं तो फिर लोग सोचते हैं ठीक है, बचपन में तो होता है ना ऐसे। तो वो कोई भी चीज बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो कभी भी फिर वो अफेक्टिव नहीं होती है। इसी तरीके से केमिकल, बार बार सेम केमिकल सेम जगह पे अप्लाई करते 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 वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस हो जाते हैं और उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, ये चीज आपको है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखते हैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्रोबेबली, है ना, तो बोले ये पापा रेजिस्टेंट है। चलो, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्रोबेबली, herbicide resistance probably develops through the selection of herbicide resistance probably develops through the selection of naturally occurring biotype of weeds exposed to a particular family. Herbicide resistance probably develops through the selection of naturally occurring biotypes of weeds. Herbicide resistance probably develops through the selection of naturally occurring biotypes of weeds exposed to a particular family of herbicides over a period of years. Herbicide resistance probably developed through the selection of naturally occurring biotype of weeds exposed to a particular family of herbicides over a period of time. देखिए, फिर लिखो मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस वेरी डिपेंडिंग ऑन हर्बिसाइड्स फैमिली। Mechanism of resistance vary depending on herbicide family. Mechanism of resistance vary depending on herbicide family. Mechanism of resistance vary depending on herbicide family.
resistant biotypes may have slight biochemical difference. Resistant biotype, write down, resistant biotypes may have slight biochemical differences. Resistant biotypes may have slight biochemical differences. ठीक है, मतलब जैसे एक प्लांट है उसमें वो रेजिस्टेंट नहीं है और एक रेजिस्टेंट है, तो उनके अंदर जो भी सर्टेन केमिस्ट्री है उसके चेंज की वजह से है। ठीक है, ये लाइन लिखी हुई है, रेजिस्टेंस इसी वजह से आता है। तो resistant biotype may have slight biochemical differences from their susceptible counterparts that eliminate sensitivity to certain herbicides. From their susceptible counterparts that eliminate sensitivity to certain herbicides. That eliminate sensitivity to certain herbicides. ठीक है, अब यहां पे लिखो एक पॉइंट, स्ट्रेटजीज फॉर प्रिवेंटिंग और मैनेजिंग हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। स्ट्रेटजीज फॉर प्रिवेंटिंग और मैनेजिंग हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, क्या क्या स्ट्रेटजी आप ऑप्ट कर सकते हो? स्ट्रेटजीज फॉर प्रिवेंटिंग और मैनेजिंग हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। स्ट्रेटजीज फॉर प्रिवेंटिंग और मैनेजिंग हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। पहला लिखो, प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन। प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन मतलब आप सेम सी क्रॉप नहीं यूज करो, प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन। दूसरा, रोटेट हर्बिसाइड्स फैमिली, रोटेट हर्बिसाइड्स फैमिली एंड यूज हर्बिसाइड्स विद डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन। मैंने मोड ऑफ एक्शन अभी इससे पहले पढ़ाया है। रोटेट हर्बिसाइड फैमिलीज, रोटेट हर्बिसाइड्स फैमिली एंड यूज हर्बिसाइड्स विथ डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, मतलब डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन है तो एक मोड ऑफ एक्शन पे अगर एक हर्बिसाइड काम कर रहा है तो आप दूसरा यूज करो, दूसरा मोड ऑफ एक्शन वाला जो है वो आप यूज करो। ठीक है। तीसरा, यूज हर्बिसाइड्स मिक्सचर विथ डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन। यूज हर्बिसाइड्स मिक्सचर विथ डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शन। यूज हर्बिसाइड मिक्सचर्स, हर्बिसाइड्स जो है इनका मिक्सचर यूज करना विथ डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शन। यूज हर्बिसाइड्स मिक्सचर्स विथ डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शन। फिर लिखो, कंट्रोल वीडी स्केप्स। वीडी स्केप्स का मतलब कोई वीड है जिसके अंदर रेजिस्टेंस आ चुका है तो वो और फैले ना, उसको आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, कंट्रोल वीडी एस्केप्स एंड प्रैक्टिस गुड सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब कि जो प्रॉपर सैनिटेशन होगा ना, कि इन द सेंस पूरा हाइजीन मेंटेन करना, प्लस वो स्प्रेड ना हो उसको रोकने के लिए कदम उठाना। एंड प्रैक्टिस गुड सैनिटेशन to prevent the spread of resistant weeds. And practice good sanitation to prevent the spread of resistant weeds. And practice good sanitation to prevent the spread of resistant weeds. Next लिखो, integrate cultural, mechanical and chemical weed control methods. Integrate cultural, mechanical and chemical weed control methods. Integrate cultural, mechanical and chemical वीड कंट्रोल मेथड्स। अभी ये सब मैंने पढ़ाया भी है ना हम लोगों ने। एक इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट भी है, उसमें थोड़ा सा ही करना है, वो एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट जिसमें वो सारे मेथड का कॉम्बिनेशन यूज होता है। तो 3-4 मेथड्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ना, मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये कर लिया ना हमने, आई थिंक, है ना। वी हैव कवर्ड दीज मेथड्स।
ठीक है। मैंने आपको सॉइल एप्लीकेशन, फोलियर एप्लीकेशन पढ़ा दिया है ना। ठीक है, अब जैसे एक पॉइंट आपको थोड़ा सा लिख लो, इसमें डोजेज ऑफ हर्बिसाइड्स। ठीक है, मतलब कितना हर्बिसाइड आपको देना चाहिए, केमिकल देना चाहिए, कई फैक्टर्स पे डिपेंड। ये कराया गया मैंने आपको फैक्टर्स पे, कितना देना, देने पे मतलब पढ़ाया गया इसको। ठीक है, तो इसमें लिखो, हाँ तो इसमें लिखो डोजेज ऑफ हर्बिसाइड्स, डोजेज ऑफ हर्बिसाइड्स। इसमें फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोजेस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोजेस, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डोजेस। पहला वीड इन्फेस्टेशन, वीड इन्फेस्टेशन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डोजेस, मतलब किन फैक्टर्स पे कितना हर्बिसाइड अप्लाई करना डिपेंड करता है। तो वीड इन्फेस्टेशन, कितना वीड प्रेजेंट है, टाइप ऑफ सॉइल पे निर्भर करता है। मतलब ऐसे कुछ चीजें ना आप खुद भी सोच सकते हो। मतलब आप ये खुद देखो कि अगर आप केमिकल अपना रहे हो तो वीड पे डिपेंड करेगा, सॉइल पे डिपेंड करेगा, क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा, क्रॉप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब पता चला कि आपने केमिकल डाला, क्रॉप ही सारी खत्म हो गई, तो वो भी देखना है। राइट डाउन वीड इन्फेस्टेशन, दूसरा टाइप ऑफ सॉइल, तीसरा क्लाइमेट, चौथा टॉलरेंस ऑफ क्रॉप। वीड इन्फेस्टेशन, टाइप ऑफ सॉइल, क्लाइमेट, टॉलरेंस ऑफ क्रॉप, एंड फिफ्थ इज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। आपके जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उन पर निर्भर करता है। ठीक है, लिख लिया सभी ने। ठीक है, लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स। किस टाइम आपको अप्लाई करना है। राइट डाउन टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स। इसमें लिखो फैलो एप्लीकेशन, जब खेत खाली है। फैलो एप्लीकेशन मतलब सोविंग से पहले। फैलो एप्लीकेशन, FALLOW, फैलो एप्लीकेशन। इसके नीचे लिखो एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड वेल इन एडवांस ऑफ सोविंग। फैलो एप्लीकेशन मतलब आप सोच रहे हो कि ठीक है खेती अब करनी है तो बीज डालने हैं, तो उससे पहले आप हर्बिसाइड यूज कर सकते हो, तो इसे बोलते हैं फैलो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स वेल इन एडवांस ऑफ सोविंग। दूसरा प्री प्लांट एप्लीकेशन, प्लांट्स उगने से पहले प्री प्लांट एप्लीकेशन।
तीसरा प्री एमरजेंस एप्लीकेशन, प्री एमरजेंस, सीडलिंग अभी निकली ही नहीं बाहर, ठीक है, प्री एमरजेंस एप्लीकेशन। और चौथा पोस्ट इमरजेंस एप्लीकेशन। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट लिखो फेट ऑफ हर्बिसाइड इन सॉइल, कि अगर आपने केमिकल मिट्टी में डाला तो उसके साथ क्या होगा, ठीक है। तो राइट डाउन दैट इज फेट ऑफ हर्बिसाइड इन सॉइल, फेट ऑफ फेट ऑफ हर्बिसाइड, फेट ऑफ हर्बिसाइड इन सॉइल, ठीक है, फेट ऑफ हर्बिसाइड इन सॉइल। लिख लो सभी लोग, फेट ऑफ हर्बिसाइड इन सॉइल। हाँ ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा वेरिएशन है सीडलिंग के साइज पे, ठीक है। फेट ऑफ हर्बिसाइड इन सॉइल, इसमें पहले लिखो वोलेटाइलाइजेशन, वोलेटाइलाइजेशन, ठीक है, इसमें लिखो, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्या है कि मान लो वो केमिकल है, डाला, अब उसने खात्मा कर दिया, काफी कुछ बच जाएगा, तो क्या होगा, है ना। अगर वो बहुत समय तक प्रेजेंट रहेगा तो अफेक्ट हो सकता है पानी से बह के, और आसपास जगहों पे इकट्ठा हो जाएगा, जो जीव हैं पानी में वो अफेक्ट होंगे, उससे हमारे शरीर में भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखो, मैंने वो लेक्चर डाल दिया है एनवायरनमेंट वाला यूट्यूब में, वो 5th लेक्चर आज पढ़ गया है, प्लीज उसको गो थ्रू हो जाना। एनवायरनमेंट का वो लेक्चर है, लेक्चर जो स्टैटिक पार्ट है, जब भी समय मिले, ठीक है, बर्डन नहीं लेना, सैटरडे संडे जब भी टाइम मिले तो आप लोग गो थ्रू हो जाना। वीडियो डाल दिया है, एआरसी रिपोर्ट के 2-3 लेक्चर्स हैं तो वो मैं डाल दूंगा, बाकी आई थिंक आप लोगों ने कर लिए होंगे। वोलेटाइजेशन में लिखो लॉस ऑफ हर्बिसाइड एज वेपर और फ्यूम इज कॉल्ड वोलेटाइलाइजेशन, ठीक है। मतलब इवापोरेट होके वेपर बन के, है ना, जैसे होता है ना, कुछ चीजें होती हैं जिनको आपने रख दिया और वो धीरे 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 इवापोरेट होके, या आप कह सकते हैं वो खत्म हो जाते हैं, है ना। तो लॉस ऑफ हर्बिसाइड एज वेपर और फ्यूम इज कॉल्ड वोलेटाइलाइजेशन, ठीक है। लॉस ऑफ हर्बिसाइड एज वेपर और फ्यूम, ठीक है। हाँ यस पूजा। दूसरा लिखो एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन देखो दो टर्म होते हैं, एडजॉर्प्शन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, दैट इज एडजॉर्प्शन। देखो एक टर्म होता है दैट इज एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एक होता है एडजॉर्प्शन, डी है यहाँ पे। तो एडजॉर्प्शन का मतलब होता है, मान लो ये सरफेस है ना, इसकी ऊपरी सतह में चिपक जाना, ठीक है, इसे एडजॉर्प्शन बोलता है। तो इसमें मान लो एक होता है कि जो सॉइल है, सॉइल की ऊपरी सतह पे वो ऐसे मतलब कई बार एड्जॉर्ब हो जाता है, उसी उसी कुछ कण जो है सॉइल के उसी से जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो इट इज अटैचमेंट ऑफ इंटैक्ट हर्बिसाइड्स मॉलिक्यूल, it is attachment of intact herbicide molecule to soil colloids and organic matter. It is attachment of intact herbicide molecule to soil colloids and organic matter. Adsorption में लिखो it is attachment of intact herbicide molecule to soil colloids or organic matter. It is attachment of intact herbicides molecule to soil colloids or organic matters. तीसरा लिखो लीचिंग, लीचिंग लिखो, लीचिंग मतलब कोई चीज नीचे चली जाती है, ठीक है, मतलब जैसे सॉइल में पानी डाला, पानी नीचे सॉइल के अंदर चला जाएगा, वो लीचिंग होता है। सो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ हर्बिसाइड अलोंग विथ वाटर थ्रू द सॉइल। तीसरा लिखो लीचिंग। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, ठीक है, तो एक तो वोलेटाइजेशन होगा, दूसरा एड्जॉर्प्शन होगा,
तीसरा लीचिंग होगा, दैट इज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ हर्बिसाइड्स along with water through the soil. Downward movement of herbicides along with water through the soil. Downward movement of herbicides along with water through the soil. ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ हर्बिसाइड्स along with water through the soil. फोर्थ पॉइंट लिखो, फोटो डिकम्पोजिशन. फोटो डिकम्पोजिशन पता ही चल रहा है कि सूरज की रोशनी में वो ब्रेक डाउन हो जाता है उन केमिकल्स का. फोटो डिकम्पोजिशन, इसमें लिखो ब्रेक डाउन ऑफ हर्बिसाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. फोटो डिकम्पोजिशन में लिखो ब्रेक डाउन ऑफ हर्बिसाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. फोटो डिकम्पोजिशन दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ हर्बिसाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. फिर लिखो पांचवा, दैट इज केमिकल डिकम्पोजिशन. केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल डिकम्पोजिशन, तो केमिकली भी वो डिकम्पोज कर जाते हैं अपने आप ही. फिर है माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, कई माइक्रोब्स होते हैं वो उसको खत्म कर देते हैं. माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन. ठीक है, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन. क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, केमिकल है ना, मतलब एक समय समय बाद वो डिकम्पोज कर जाता है. केमिकल डिकम्पोजिशन मतलब केमिकली डिकम्पोज कर जाता है. केमिकली जैसे एक लाइफ होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि दूसरे से रिएक्ट करके और वो पूरा उसकी खत्म हो जाते हैं. इस तरीके से बनाया जाता है हर्बिसाइड्स को, बनाने के तरीके होते हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर. आप लोग अपना रिवीजन और ये सब करते रहना. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू.